जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा इस स्पेशल क्लास में। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आंसर करें सब लोग। निम्नलिखित में से पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वेद में मिलता है? बताइए, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर करेंगे। तो यहाँ पर भाई जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, पुरुष सूक्त का उल्लेख जो है ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर हम बात करें ऋग्वेद की तो ये सबसे प्राचीनतम वेद है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और साथियों संगीत का आदि ग्रंथ जो है सामवेद को कहा जाता है, ये सवाल पेपर में पूछा गया है तो ध्यान रखें, ठीक है। तो जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, अर्थशास्त्र, यहाँ पर देखिएगा सवाल नंबर सेकंड है, अर्थशास्त्र ग्रंथ में दंड नीति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? कालिदास, कौटिल्य, पतंजलि, वराह मिहिर? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर आप लोग बताएं। ध्यान से क्वेश्चन को देखें और आंसर करें। अर्थशास्त्र ग्रंथ में जो है दंड नीति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? कौटिल्य के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे साथियों अर्थशास्त्र के राइटर कौन थे, यानी इसको किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, यानी चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, प्राचीन भारत में अश्वमेघ यज्ञ मुख्य रूप से किस उद्देश्य से संपन्न किया जाता था? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएं आप लोग। चलिएगा, अश्वमेघ यज्ञ जो है साथियों क्यों किया जाता था बताइएगा? कर वसूली के लिए, राज्य विस्तार के लिए, कृषि लाभ के लिए, कर माफी के लिए? सभी साथी आंसर करेंगे। आपका सही उत्तर क्या है? साथियों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अश्वमेघ यज्ञ जो है ये आपका राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी दिया है यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं भाई और अगला सवाल देखते हैं। हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता से लोहे के अवशेष क्यों नहीं पाए गए? प्रचलित नहीं था, मिट्टी खराब थी, विदेशी प्रतिबंध था, रिकॉर्ड नष्ट हो गया? बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। हड़प्पा सभ्यता से जो है लोहे के अवशेष क्यों नहीं पाए गए? आप सभी साथियों को पता होगा हड़प्पा सभ्यता जो है ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। तो ध्यान रखिएगा साथियों यहाँ पर जो है लोहा जो है प्रचलित नहीं था, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पर लोहे के अवशेष नहीं पाए गए हैं, ठीक है। सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस महाकाव्य में जो है इंद्रप्रस्थ नगर का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएं। रामायण में, महाभारत में, पुराण में, पंचतंत्र में इंद्रप्रस्थ नगर का उल्लेख साथियों किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? सभी साथी आंसर करेंगे। आपका सटीक और सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई, तो याद रखें दोस्तों इंद्रप्रस्थ का उल्लेख जो है ये आपका महाभारत में देखने को मिलता है। बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर लग चुका है। वर्तमान समय में भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन किस राज्य में होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएं आप लोग। फटाफट आप लोग जवाब देते हुए चलिएगा, बताइए। वर्तमान समय में भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? तो वो है साथियों आपका तमिलनाडु। कौन सा राज्य है साथियों? तमिलनाडु है। ध्यान रखें ऑप्शन नंबर बी जो दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित में से जो है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए। आल्पस है, हिमालय है, अरावली है, अटलाव है? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो भाई जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी अरावली। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा, बहुत मेहनत के साथ कंटेंट को तैयार किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका कोई चार्ज साथियों कोई पैसा नहीं लगता है लाइक करने में, ठीक है। प्राचीन भारत में जो है मत्स्य
राज्य को वर्तमान के किस क्षेत्र से जोड़ा जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएं आप लोग। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। आपका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य की राजधानी जो है कौन सी थी? साथियों, ये चोल साम्राज्य जो था ये दक्षिण भारत का राजवंश था, आपको पता होगा। तो इसकी राजधानी क्या थी? आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। तो जो भी साथी कह रहे हैं भाई तंजौर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, गिद्धों की संख्या में भारी कमी का मुख्य कारण क्या माना जाता है? जलवायु परिवर्तन, और यहाँ पर दिया है आपका डाइक्लोफेनॉक दवा, शिकार, वनों की कटाई। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है? एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। चलिए, गिद्धों की संख्या में भारी कमी का मुख्य कारण क्या माना जाता है? चलिए भाई आंसर करिएगा। तो यहां पर साथियों देखेंगे आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डाइक्लोफेनेक दवा के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर ये है आपके सामने 11। निम्नलिखित में से किन राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताइए, सही उत्तर क्या है? फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से किन राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? सही उत्तर क्या है? सभी का आंसर आना चाहिए। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि किन किन राज्यों से जो है आपका ये कर्क रेखा जो है गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं आपके? आपका गुजरात हो गया साथियों, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ये 8 राज्य हैं साथियों जहाँ से जो है आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है, केरल। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, ये रहा। भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? बताइए, सबसे अधिक जनजातियां जो है साथियों कहाँ पर पाई जाती हैं, किस राज्य? साथियों यदि आप देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार, तब आप पाएंगे कि जो मध्य प्रदेश राज्य में है यहाँ पर जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, ड्यूक मीटर का प्रयोग जो है किस भौतिक मात्रा के मापन के लिए किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 दिया है, इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए साथियों, ड्यूक मीटर जो होता है ये वायु की गति यानी विंड स्पीड मापन कराने वाला मापक यंत्र होता है, यानी हवा की गति। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है राइट आंसर है। अगला सवाल, प्रसिद्ध रेशम मार्ग मुख्य रूप से किस गतिविधि से संबंधित था? बताइए। कृषि से, व्यापार से, युद्ध से, लौह खनन से। फटाफट आंसर करें आप लोग यहाँ पर। सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई? व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट जो है मुख्य रूप से व्यापार, जैसे विशेषकर रेशम, मसाले, मूल्य वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए जो है ये आपका रेशम मार्ग फेमस था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में देखने को मिलता है? बताइएगा। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख साथियों किस वेद में देखने को मिलता है? आप लोग फटाफट आंसर करें। चलिए, तो भाई ध्यान रखिएगा, आप लोग जानते भी होंगे ऋग्वेद में जो है इसका उल्लेख देखने को मिलता है। 4 वर्ण थे, आपको पता होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपका शूद्र। ठीक है, यानी ये 4 प्रकार के जो है आपके वर्ण थे, तो ये आपका उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर लग चुका है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में फास्फोरस तत्व की कमी पाई जाती है? लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, लैटेराइट मिट्टी में। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, यहाँ पर सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो भी साथी यहाँ पर बता रहे हैं भाई लैटेराइट मिट्टी, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है साथियों फास्फोरस की जो है कमी पाई जाती है, डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर 17 है, ध्यान से देखिएगा। भारत में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी, भांकड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताएं। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा। साथियों, जो भारत में जो सबसे ऊंचा नदी बांध है वो है आपका कौन सा? टिहरी बांध है। कौन सा साथियों? वो है आपका टिहरी बांध।
ए विकल्प वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा और इसकी लगभग जो ऊंचाई है साथियों वो है लगभग 260 मीटर, ठीक है। अगला सवाल, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी में बायोम शब्द से क्या तात्पर्य होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी में जो है बायोम शब्द से क्या तात्पर्य होता है, जलवायु क्षेत्र, वनस्पति व प्राणी वाला विशिष्ट क्षेत्र, नदी बेसिन, समुद्री निकाय। तो साथियों ये जो बायोम होता है ये वनस्पति व प्राणी वाला विशिष्ट क्षेत्र होता है, इसे क्या कहते हैं इकोलॉजी में यानी पारिस्थितिकी में बायोम कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ध्यान रखें, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट है, वाराणसी शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है, चलिए। मूर्तिकला, चित्रकला, निक्काशी और आपका दिया है बुनकरी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर साथियों क्या है, ध्यान रखें, नक्काशी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नक्काशी। अगला सवाल, अनुमान और प्रत्यक्ष जैसे ज्ञान के साधन किस दर्शन से संबंधित हैं, बताइए। अनुमान और प्रत्यक्ष जैसे ज्ञान के साधन किस दर्शन से संबंधित हैं, चलिएगा आंसर करिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्याय दर्शन से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। अनुमान और प्रत्यक्ष जो है ये आपका न्याय दर्शन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है अपने शासनकाल में मुद्रा सुधार यानी करेंसी रिफॉर्म लागू किया था, बताइएगा। समुद्रगुप्त, शेरशाह सूरी, अकबर, हर्षवर्धन। सही उत्तर क्या बताएं, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने शासनकाल में मुद्रा सुधार लागू किया था, तो वो था भाई शेरशाह सूरी। कौन सा साथियों, शेरशाह सूरी था। आपका सेकंड ऑप्शन जो दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, पृथ्वी पर अधिकतम गुरुत्वाकर्षण बल किस स्थान पर पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिएगा आप लोग। पृथ्वी पर अधिकतम गुरुत्वाकर्षण बल जो है किस स्थान पर पाया जाता है, सही उत्तर क्या है एक बार कोशिश करें आप लोग, चलिएगा। सही उत्तर भैया आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी ध्रुव पर, बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा महासागर साथियों कौन सा है, 23 का आंसर बताएं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सभी को पता होगा, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी साथी जानते होंगे। तो भाई वो है आपका प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सर्वाधिक घनत्व वाली धातु जो है कौन सी है, बताइए। सबसे अधिक डेंसिटी वाली धातु जो है वो कौन सी है, एक बार कोशिश कर दीजिएगा आप लोग आंसर देने के लिए, चलिएगा। सही उत्तर क्या है आप लोग जानते भी होंगे भाई, ओस्मियम, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, प्राचीन काल में सुवर्ण भूमि किस देश को कहा जाता था, बताइए। 25 का आंसर दीजिएगा, प्राचीन काल में सुवर्ण भूमि किस देश को कहा जाता था, 25 का राइट आंसर क्या है, चलिए। तो वो है साथियों आपका बर्मा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे म्यांमार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, वेदों की मूल भाषा किस प्रकार की थी, वेदों की जो है मूल भाषा किस प्रकार थी, प्राकृत, अपभ्रंश, वैदिक, संस्कृत, मिश्रित भाषा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर साथियों क्या है, कोशिश करें आप लोग आंसर देने के लिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान रखें, 26 का करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा वैदिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगला सवाल, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यह कथन किस इतिहासकार ने दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आपसे सीधा सवाल करता है कि भारत का नेपोलियन कौन था, तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और साथियों ये जो है यह कथन किस इतिहासकार ने दिया था, विंसेंट स्मिथ। कौन भाई, ए वी स्मिथ, ऑप्शन नंबर नहीं, यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन साथियों दिया है विंसेंट स्मिथ, वो बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, ब्लैक फॉरेस्ट विश्व के किस देश में स्थित है, बताइए। ब्लैक फॉरेस्ट जो है विश्व के किस देश में स्थित है, तो वो है साथियों आपका जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। लोएस पठार किस देश में स्थित है, बताइए। लोएस पठार 29 का आंसर बताएं आप लोग, चीन में, रूस में, अमेरिका में, कजाकिस्तान में। आपका सही उत्तर क्या है, तो साथियों जो लोएस पठार है ये आपका कहाँ पर, ये आपका है चाइना में, ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा, ध्यान रखें, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, टुंड्रा क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या होती है,
क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है बताएं। ऊंची बर्फीली भूमि होती है, दलदल भूमि होती है, रेतीला क्षेत्र होता है, मध्य अक्षांश होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर साथियों क्या हो सकता है, एक बार प्रयास करें आप लोग। टुंडा क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या होती है, ध्यान रखें ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊंची बर्फीली भूमि। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। रक्ताल्पता निम्नलिखित में से किसकी कमी का परिणाम होता है, यानी जो रक्त की कमी पाई जाती है मनुष्यों में किसके कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है। तो आप जानते होंगे साथियों लौह की कमी के कारण, यानी जो आपका ब्लड में होता है वो आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो लौह की कमी के कारण यानी आयरन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, शून्यवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है बताइएगा। चलिएगा, शून्यवाद साथियों किससे संबंधित है बताएं आप लोग, फटाफट आंसर करें। जैन, बौद्ध, सिख और आपका दिया है सांख्य। फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए, शून्यवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। ध्यान रखें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, भारत में जो है मोती का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है बताइए। भारत में जो है मोती का सर्वाधिक उत्पादन साथियों कहाँ पर होता है, ध्यान रखें गुजरात में होता है। कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त राइट है। अगला सवाल, भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची कौन सी है, 9वीं, 8वीं, 7वीं और आपका दिया है 6वीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों आपका क्या हो जाएगा, जो भी साथी बता रहे हैं 9वीं अनुसूची वो बिल्कुल राइट है। ध्यान रखें भूमि सुधार से संबंधित जो अनुसूची है वो है आपकी साथियों 9वीं अनुसूची। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है, ध्यान रखें। अगला सवाल, भारत का सबसे विशाल भौतिक विभाजन कौन सा है, उत्तरी पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, महान मैदान, तटीय मैदान। 35 का राइट आंसर बताएं। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई, तो साथियों यहां पर जो आपको राइट आंसर हो जाएगा महान मैदान, या आप कह सकते हो उत्तरी मैदान। कौन भाई, उत्तरी मैदान कह सकते हो, ठीक है। तो भारत का सबसे विशाल भौतिक विभाजन कौन सा है, उत्तरी मैदान या महान मैदान है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी बताइए। चलिएगा, पहली बैठक साथियों कब आयोजित की गई थी, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान रखें सभी साथी, 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम बैठक हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखें संविधान एक जीवित दस्तावेज है, यह कथन जो है किसके द्वारा दिया गया था। चलिए, सही उत्तर क्या है, फटाफट आंसर बताएं। संविधान एक जीवित दस्तावेज है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया। इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर आपका क्या हो सकता है बताएं। चलिएगा, कोशिश करिएगा साथियों। इस क्वेश्चन में जो है मिस्टेक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। अगला सवाल, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है बताइए। 1 मई को, 2 मई को, 3 मई को और आपका दिया है 4 मई को। 38 का आंसर बताएं आप लोग, श्रमिक दिवस जो है कब मनाते हैं। तो आप जानते होंगे प्रत्येक वर्ष साथियों 1 मई को जो है श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भारत के सर्वाधिक राज्यों से होकर प्रवाहित होती है बताइए। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। 39 का आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भारत के सर्वाधिक राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, तो वो है साथियों आपकी गंगा नदी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के वनों का है बताइए, यानी सर्वाधिक वन जो है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में। सही उत्तर क्या है, फटाफट छापिएगा आंसर। भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलो, इसमें कोई चार्ज कोई पैसा आपका नहीं लगता है, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। तो साथियों उष्णकटिबंधीय जो वन होता है ये आपका सर्वाधिक पाया जाता है भारत में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, लोहड़ी पर्व किस ऋतु के आगमन के अवसर पर मनाया जाता है बताइए। लोहड़ी पर्व जो है ये आपका किस ऋतु के आगमन के अवसर पर मनाया जाता है, तो वो है साथियों आपका शीत ऋतु के आगमन पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, वेदों की व्याख्या और विवरण मुख्य रूप से किस ग्रंथ में किया गया है। चलिएगा, वेदों की व्याख्या और विवरण मुख्य रूप से किस ग्रंथ में किया गया है, तो वो है साथियों आपका ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, किस प्राचीन सभ्यता में जो है मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, वैदिक, हड़प्पा, गुप्त, चोल। किस प्राचीन सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, तो वो है साथियों आपकी हड़प्पा सभ्यता। क्या भाई, हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं और ये रहा, उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील किस प्रकार की झील है बताइए।
कैसी झील है, फटाफट आप लोग बता सकते हो यहाँ पर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भाई ये जो है आपकी एक खारे पानी की झील है और ये तटीय झील है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये देखिएगा, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, कितने शेड्यूल हैं? 45 का राइट आंसर क्या है? फटाफट आप लोग जवाब करें आप लोग यहाँ पर भाई। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो है साथियों ऑप्शन नंबर सेकंड, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें साथियों। और मूल संविधान की बात करें तो 8 अनुसूचियां थी। सवाल नंबर नेक्स्ट है, रूरल बैंकिंग प्रणाली का मुख्य रूप से किस क्षेत्र के विकास के लिए होता है? बताइए, रूरल बैंकिंग प्रणाली मुख्य रूप से किस क्षेत्र के विकास के लिए होती है? 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? गांव के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस ग्रह को जो है मॉर्निंग स्टार कहते हैं, यानी भोर का तारा यानी सुबह का तारा जो है किसे कहा जाता है? 47 का आंसर बताएं। चलिए साथियों, भोर का तारा यानी आप देखेंगे साथियों वीनस को, किसे भाई? वीनस यानी शुक्र को जो है भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तटीय अपवाह से क्या तात्पर्य होता है? तटीय अपवाह से जो है क्या तात्पर्य होता है? नदियों का मुड़ना, समुद्री धाराओं का तट की ओर बहना, धाराओं का तट से दूर जाना, ज्वार भाटा। 48 का राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है? ध्यान रखें सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री धाराओं का तट की ओर बहना क्या कहलाता है? तटीय अपवाह कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस धातु को सामान्यतः श्वेत धातु कहा जाता है? बताइए, श्वेत धातु भाई किसको कहते हैं? बता सकते हैं। टिन, चांदी, निकल और आपका दिया है लेड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान रखें, चांदी को भाई क्या बोलते हैं? चांदी को जो है श्वेत धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करेंगे। आप जानते हैं कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग कितना समय लग जाता है? इसका आंसर सभी बच्चे करेंगे। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। जिसका आंसर आएगा भाई सबसे पहले उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ये क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। इसी तरीके से बेहतरीन क्लास करने के लिए आप लोग ज़रूर डेली क्लास को अटेंड करें सुबह 11:30 बजे। साथियों मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट के बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।